हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ये हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुराने सभी लेक्चर्स। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जो है विजिट कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज हम नवरत्ना एंड महारत्ना से। द कंसेप्ट ऑफ नवरत्ना वर स्टार्टेड इन 1997। एट प्रेजेंट देयर आर 60 नवरत्ना एंड 61 मिनी रत्नास। तो 16 नवरत्ना और 61 मिनी रत्ना है। कॉन्सेप्ट कहाँ से है? 1997 में। अब नवरत्ना के अंदर कौन कौन सी है देख लीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, EICL, BPCL, कौंचर हाल। तो ये आपको पता होनी चाहिए सारी, आप लोग ये पढ़ लीजिए कौन कौन सी हैं। नाम पता होना चाहिए कौन सी है, क्योंकि आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज महारत्ना नवरत्ना कंपनी। तो नवरत्ना के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी नवरत्न हैं। और फिर महारत्ना के अंदर देख लीजिए, ये थोड़ी है महारत्ना, ये 2009 के अंदर स्टार्ट की गई थी। 9 महारत्ना है। ONGC, सेल, IOC, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, HPCL, भेल एंड गेल। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनकी बस इतना पता होना चाहिए आपको, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। गेल, सेल, ONGC, IOC, NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, HPCL। तो ये जो महारत्ना है 9 है, इनको बारे में आपको क्या करना चाहिए, इनका जो है पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस इनकी फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। 9 महारत्ना है। अब छोटे सी और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, कमेटीज। अब इसके अंदर क्या होता है, कमेटीज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी से खास करके कमेटीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हजारी कमेटी किस पे डिपेंड है? ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर आई। नेक्स्ट है सुबिमल दत्त कमेटी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के ऊपर आई। अबिद हुसैन कमेटी, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की है। सी रंगराजन कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट पे है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये है अर्जुन सेन गुप्ता। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा वहां पर क्या दिया होगा, सी रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन कमेटी इज मतलब कि लिंक्ड टू, ये किससे जुड़ी हुई है? इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन पॉलिटी से। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इंडस्ट्री से। बस इतना पता होना चाहिए कि जो सी रंगराजन है, हजारी कमेटी है, सुबिमल दत्त कमेटी है, अबिद हुसैन कमेटी, ये इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इंडस्ट्री में आगे क्या कर रही है वो आपको जरूरत नहीं है इतनी याद रखने की, बस इतना पता होना चाहिए कि ये सारी कमेटीज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट जो है, इंडस्ट्रीज को किस तरह इन्होंने अलग अलग कर रखा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ए न्यू थ्रस्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिवन इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977। मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006 एंड न्यू डेफिनेशन। कंट्रीब्यूट्स 8% टू GDP। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है 8% GDP को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 45% टू ऑल मैन्युफैक्चरर एंड 40% टू एक्सपोर्ट्स। अकॉर्डिंग टू फोर सेंसेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 67% ऑफ MSC आर इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड 33% इन द सर्विस सेक्टर। तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये 67% तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, और 33% ये सर्विस के अंदर है। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा क्या है, कंपटीशन मिल रहा है। अब उसके बाद क्या है, मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है इंडिया के अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन प्री के अंदर भी आ सकता है और मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। और अगर आप लोग SSC की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आप लोग UPSC, PPSC या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी ये काम आने वाली चीज़ें हैं। आयरन एंड स्टील, ये फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री एट कुल्ती, पश्चिम बंगाल। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन 1870। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट लार्जेस्ट स्केल स्टील प्लांट टिस्को एट जमशेदपुर 907 वाज फॉलोड बाय IIS को बर्नपुर 1919 पश्चिम बंगाल। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहली जो है टिस्को कहाँ पर खुली, जमशेदपुर में 1907 में, और जो कुल्ती पश्चिम बंगाल में वो 1870 के अंदर खुली थी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रीज हैं फ्रेंड्स, वो है द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट वाज विश्वरया इन आयरन एंड स्टील वर्क्स एट भद्रावती। ये मैं आपको करवाता हूँ। प्रेजेंटली इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड कम्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज आयरन। तो जो स्पॉन्ज आयरन उसका हम फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन में, और जो है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील के। अब फ्रेंड्स, कुछ बड़ी जो है जो फैक्ट्रीज हैं जिनकी लोकेशन याद रख लीजिए, और जो प्लांट इंडस्ट्री लगाई है वो किसकी हेल्प से लगाई गई है। राउरकेला उड़ीसा के अंदर है ये जर्मनी की हेल्प से हमने लगाई थी। भिलाई मध्य प्रदेश में है, रशिया की हेल्प से हमने लगाई थी। ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, और ये ब्रिटेन की हेल्प से लगी हुई है। बोकारो झारखंड, रशिया के असिस्टेंट में चल रही है। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये रशिया की हेल्प से ये चल रही है। तो आप लोग ये याद रख लीजिए कि किसके असिस्टेंट में कौन सी कंपनी है, क्योंकि क्या हो जाएगा जब मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज आ सकते हैं। तो ये जो 5 है मैंने आपको बताए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जूट इंडस्ट्री। फर्स्ट मॉडर्नाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड एट रिशिरा इन पश्चिम बंगाल इन 1855।
तो जो जूट की इंडस्ट्री है सबसे पहले कहाँ थी, रिश्रा के अंदर लगाई गई थी। इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन जूट प्रोडक्शन, नंबर 2 इन रॉ जूट एक्सपोर्ट आफ्टर बांग्लादेश। तो नंबर 1 है प्रोडक्शन में और दूसरे नंबर पे है एक्सपोर्ट करने में। बांग्लादेश के बाद हम दूसरे नंबर पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन में नंबर 1 है लेकिन एक्सपोर्ट में नहीं, क्योंकि हमारा जो जूट इंडिया के अंदर ही काफ़ी यूज हो जाता है। मोर देन 2/3 जूट इंडस्ट्री इज कंसेंट्रेटेड इन पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा कि काफ़ी इंडस्ट्रीज है, वो वेस्ट बंगाल के पश्चिम बंगाल के अंदर काफ़ी इंडस्ट्रीज है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, largest organized and broad based industry accounting for 4% of GDP, 20% of manufacturing value added and 1/3 of total export earning। तो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जीडीपी के अंदर इसका 4% कंट्रीब्यूशन है। अब कुछ वेरियस कमेटीज़ हैं जो इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे कि एशिया कमेटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ रिलेटेड है, ये बिमल जलन कमेटी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट के साथ है, मलेगम कमेटी फंक्शनिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस, बिरला कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पहले आप सारे पढ़ लीजिए, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग से बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है किलित पारिक कमेटी रैशनलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइस, चतुर्वेदी कमेटी इंप्रूविंग नेशनल हाईवे इन इंडिया, SR शाह हसीम कमेटी अर्बन पॉवर्टी, अभिजीत सिंह कमेटी होल प्राइस इंडेक्स, सी रंगराजन सर्विस प्राइस इंडेक्स, अबिद हुसैन कमेटी डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, दामोदरन कमेटी कस्टमर सर्विस इन इंडिया, खंडेलवाल कमेटी ह्यूमन रिसोर्सेज इन कमर्शियल बैंक्स, पटेल कमेटी कॉर्पोरेट डेट, वीके शर्मा कमेटी क्रेडिट टू मार्जिनल फार्मर्स, सरंगी कमेटी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, खन्ना कमेटी रीजनल रूरल बैंक, दांतेवाड़ा कमेटी लेड बैंकिंग स्कीम और गडगिल कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फ्रेंड्स ये मैंने सारी आपको बता दी है। इससे पहले किसी के माइंड में डाउट आ रहा हो कि सर यहाँ भी तो सी रंगराजन भी था, अबिद हुसैन भी था, और यहाँ भी सी रंगराजन अबिद हुसैन, लेकिन यहाँ अलग है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि जो अबिद हुसैन कमेटी है ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है या फिर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जब ऐसी कंफ्यूजन है। दूसरा, आपको अभिजीत सिंह कमेटी याद रखना है, होल प्राइस इंडेक्स, पटेल कमेटी याद रखना है, कॉर्पोरेट डेट, रीजनल रूरल बैंक खन्ना कमेटी इंपॉर्टेंट है, दांतेवाड़ा कमेटी इंपॉर्टेंट है, लेड बैंक स्कीम और गडगिल कमेटी। ये सारी कमेटीज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट है जो एसी शाह कमेटी, ये भी याद रखनी है, और ये जो बिरला कमेटी है ये याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा, एग्जाम में अंदर पूछा जाएगा। आप वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिए, नोट डाउन करने से चीज़ें याद रखती हैं, सुनने से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और अगर आपके पास ये नोट्स हैं, अगर मैंने आपसे मुझसे ये नोट्स लिए हुए हैं सारे, तो आपको अच्छे से आप वहाँ पर टिक मार्क कर लीजिए। आप नोट्स का प्रिंट आउट ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया तो आप लोग किसी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। द फर्स्ट मॉडर्नाइज्ड कॉटन क्लॉथ मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1818 एट फोर्ट गोल्स्टर कलकत्ता। द सेकंड मिल नेम्ड बॉम्बे स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 1854 बॉम्बे बाय KGN डबेर। तो ये कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में इतना ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक फुल फॉर्म याद कर लीजिए। और मल्टी फाइबर एग्रीमेंट MFA, दूसरा है PTUFS प्रोग्राम्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ये याद रख लीजिए। और नेक्स्ट है SITP स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, ये 2005 के अंदर आई है, 1999 के अंदर आई है। ये जो 2 ईयर और 2 फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शुगर इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। इंडिया इज अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर वर्ल्ड विद इन 22% शेयर। देख सकते हैं इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इसके साथ जो है इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन द कंट्री। BB महाजन कमेटी जरूर याद रखिए, शुगर से रिलेटेड है, रिलेटेड टू शुगर इंडस्ट्री। शुगर डेवलपमेंट फंड वाज सेटअप इन 1982। तो SDF कब जो है सेटअप किया गया था 1982 में, SDF सीधा आ जाएगा, शुगर डेवलपमेंट फंड कब किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीमेंट इंडस्ट्री, फर्स्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट वाज सेटअप एट पश्चिम बंगाल पोरबंदर गुजरात इन 1914। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडस्ट्रीज के बारे में। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर, फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एट रानीपेट चेन्नई इन 1906। इंडिया मीट्स इट्स 85% रिक्वायरमेंट ऑफ यूरिया इंडिजीनियसली। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ही है, और ये 85% अपनी जो रिक्वायरमेंट खुद पूरी करता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना USA। NPK कंजप्शन रेशो इन द 2008-9 वाज 4:6:1। तो देख लीजिए इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे पहले नंबर पर चाइना है, सेकंड नंबर पर USA, तीसरे नंबर पर हम हैं, इंडिया वाले हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो हम लार्जेस्ट है क्या है, पहली जो चेन्नई के अंदर लगाई गई थी फर्टिलाइजर, और 85% रिक्वायरमेंट हम खुद पूरी करते हैं। और फ्रेंड्स इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात जरूर होगी।
तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1770। 1770 में पहली बार ये बैंक फाइनेंस जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियन बोर्ड वाज औध कमर्शियल बैंक इन 1881। तो जो पहला बोर्ड है जो इंडियन बोर्ड ने ही मैनेज किया था वो है औध कमर्शियल बैंक 1881 के अंदर। फर्स्ट प्योरली इंडियन बैंक क्या कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक 1894 के अंदर है। स्टेप टुवर्ड सोशल बैंकिंग वाज टेकन बाय द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक्स। 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था 1969 में, याद रख लीजिए। और ये इंदिरा गांधी जी ने किया था। 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 1980। टोटल नंबर ऑफ नेशनल बैंक आर 21। तो अब 21 नेशनलाइज्ड बैंक है। विद द मर्जर ऑफ बैंक ऑफ राजस्थान विद आईसीआई बैंक द नंबर ऑफ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक इज नाउ रिड्यूस टू 14। तो जो बैंक ऑफ राजस्थान किसके साथ मर्ज किया गया? आईसीआईसी के साथ। चलिए नीचे कमेंट करके बताइए आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है और एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है। ये दोनों फुल फॉर्म्स कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फुल फॉर्म्स पता नहीं है और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने में कामयाब हो जाता है। तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। एसबीआई मर्ज्ड विद 5 एसोसिएट बैंक एंड महिला बैंक इन 2017। तो इसके जो 5 एसोसिएट है वो भी इसके साथ मर्ज कर दिया गया और महिला बैंक को भी इसके साथ मर्ज कर दिया गया। सॉरी फ्रेंड्स। द आरबीआई एंड क्रेडिट कंट्रोल। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको सारी चीजें डिटेल से बताता हूँ। फ्रेंड्स, आरबीआई क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्वांटिटेटिव और जनरल क्रेडिट कंट्रोल। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड इनडायरेक्टली टू द कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर। तो महंगाई सारी कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। दीज आर कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। कुछ चीजें कैश के फॉर्म में उनको रखनी पड़ती है बैंक वालों को, कुछ पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशो। और कैश रिजर्व रेशो क्या है? हर एक बैंक को अपनी एक कैश रिजर्व रेशो CRR मेंटेन करनी पड़ती है विद इन आरबीआई। उनको कुछ अपना कैश आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशो SLR। क्या है? बैंक को कुछ गोल्ड या फिर कुछ मनी अपने पास रखनी पड़ती है जिसको की जरूरत पड़ने पर वो लिक्विडेट करवा सके और जो लोगों की डिमांड वो पूरी कर सके, जितनी लिक्विडिटी रेशियो उसके पास कुछ होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिससे क्या है कि बैंक लोन प्रोवाइड कराता है या फिर जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लोन देता है दूसरे बैंक्स को। जो छोटे मोटे बैंक्स हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है रेपो रेट पर। एक होता है रिवर्स रेपो रेट जिसपे क्या है कि वो पैसे ले लेता है और उतना उनको इंटरेस्ट देता है। वो रिवर्स रेपो रेट जिसपे कि आरबीआई पैसे लेता है दूसरे बैंक से, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट होता है बैंक रेट। बैंक रेट जिसपे कि आरबीआई दूसरे बैंक को मिनिमम रेट जिसपे कि आरबीआई दूसरे बैंक्स को जो है लोन प्रोवाइड करता है। आप रेपो रेट और बैंक रेट एक ही मान के चल सकते हैं, लेकिन रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में आम इंसान भी आ जाते हैं कि हम भी रेपो रेट पर पैसा लेते हैं, लेकिन बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और दूसरे कमर्शियल बैंक्स के बीच का जो बीच का है चैनल है, हमारे लिए बैंक रेट का कोई लेना देना नहीं है। या फिर बैंक रेट वो होता है जो एक मिनिमम वैल्यू सेट की जाती है कि इससे कम लोन नहीं दिया जाएगा, इससे कम इंटरेस्ट पर लोन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, वो बैंक रेट होता है। तो अलग अलग टाइप पे अलग अलग तरह से इसका यूज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इस्टेब्लिश्ड इन 1935, नेशनलाइज 1949 के अंदर नेशनलाइज किया गया था। प्रेजेंट गवर्नर डॉक्टर डी सुब्रबाऊ, फर्स्ट गवर्नर सर स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर GD देशमुख। और फ्रेंड्स, जब आप लेक्चर देख रहे हो तब अगर कोई गवर्नर बदल गया हो तो आप लोग चेक कर लीजिए, गूगल चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे होता है शेड्यूल बैंक्स। अब इसकी सब कैटेगरी है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक 163 है, मेंशन इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और नॉन शेड्यूल बैंक है कमर्शियल बैंक 4 है। शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है 69, इसके आगे सब कैटेगरीज हैं। शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 53 हैं। तो इतना ज़्यादा आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए। पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज्ड बैंक 19 है और SBI ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। हम इस चीज़ से ज़्यादा डील करते हैं, ये चीज़ हमारे इतनी डील में नहीं है। और उसके बाद प्राइवेट बैंक है। ओल्ड प्राइवेट बैंक 14 है, न्यू प्राइवेट बैंक 7 है, RRBs रीजनल रूरल बैंक 82 हैं। तो याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक 4 है, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक 69 है। ये कुछ डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। अब फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कुछ फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस देख लीजिए कौन कौन से हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। तो जितने भी जो सुपरविजन है बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उनका सुपरविजन कौन करता है? उनको रेगुलेशन रूल्स कौन बना कर देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंटर एंड स्टेट। जो कि डेब्ट जो मतलब कि इनको कर्ज देता है या कैश मैनेजमेंट है सेंटर की स्टेट की, वो आरबीआई करता है।
मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट एंड कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो है सारी मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई। बैंकर्स ऑफ द बैंक, कि अगर एसबीआई को लोन चाहिए तो कौन प्रोवाइड कराएगा? आरबीआई। अगर पीएनबी को लोन चाहिए तो आरबीआई प्रोवाइड करेगा। अगर एचडीएफसी को लोन चाहिए तो आरबीआई प्रोवाइड करेगा। तो बैंकर्स ऑफ द बैंक कि दूसरे बैंक्स का बैंक मतलब बैंकर है ये। बैंकर टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए तो ये आरबीआई के पास आते हैं। ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो ये सारी जो पेमेंट और सेटलमेंट यही देखता है। करेंसी मैनेजमेंट यही करता है कि कितनी करेंसी छापनी है, सारा चीज़ें यही डिसाइड करता है। बैंक देखता है कि करेंसी की मैनेजमेंट कैसे करनी है, डेवलपमेंट रोल है, और रिसर्च एंड स्टैटिक्स, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई करता है। तो फंक्शन आरबीआई के सीधा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज हेडेड बाय केसी न्योगी एंड द सेकंड फाइनेंस कमीशन इज हेडेड बाय विजय एल केलकर। तो फ्रेंड्स ये कुछ फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम अच्छे से भी कवर कर देते हैं, इसी लेक्चर के अंदर सारा कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस, कुछ रेवोल्यूशन, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये लेक्चर फ्रेंड्स यहीं खत्म कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और कोई डाउट क्वेरी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।